आज की डेट में अगर देखा जाए तो इस फैमिली के पास कोई लॉ मेकिंग पावर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, फिर भी शायद आपको पता ना हो कि आज भी कनाडा के पासपोर्ट पर क्राउन का फोटो लगा हुआ है। जैसे इंडियन नोट्स पर गांधी जी की फोटो छपी है, वैसे ही करेबियन आइलैंड की जो करेंसी है उस पर अभी 2 साल पहले तक क्वीन की फोटो लगी हुई थी। इवन आपको बताया जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं और ये दोनों भी इंडिया के ही सिटीजन होते हैं और वो भी बदलते रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेसिडेंट या फिर कह लो हेड ऑफ स्टेट होता है वो बाय डिफॉल्ट कौन होता है पता है? ब्रिटिश रॉयल फैमिली। लेकिन मैप उठाकर देखे तो ये ब्रिटेन इस कोने में रहा, ऑस्ट्रेलिया इस कोने में रहा, दोनों एक दूसरे से 7 समंदर पार है। फिर ऐसा क्यों कि ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट आज भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली है और अभी तक मैंने सिर्फ कनाडा, कैरेबियन आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये 3 ही नाम लिए हैं, पर एक्चुअल में ये फैमिली आज भी 15 कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशनली और 41 कंट्रीज को सिंबॉलिकली रूल करती है और सरप्राइजिंगली उसमें हमारे इंडिया का भी नाम शामिल है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये कंट्रीज क्यों इस फैमिली को आज भी अपना किंग या क्वीन मानती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा करके इन कंट्रीज को और ब्रिटिश रॉयल फैमिली को क्या फायदा मिलता है। चलो इसको मैं और आप साथ में मिलकर इन डेप्थ ऑब्जर्व करते हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मुझे आप एक बात बताओ कि अगर देखा जाए तो हिटलर में और इस फैमिली में क्या फर्क था? हिटलर ने भी लाखों लोगों को मारा, इन्होंने भी वही किया। बंगाल फेमाइन में लाखों लोग मर गए, जलियांवाला बाग में हजारों इनोसेंट्स मारे गए थे। और इंडिया ही नहीं, जिन जिन कंट्रीज को इन्होंने कॉलोनाइज किया था उस हर एक कंट्री में इन्होंने लूटपाट मचाई और वहां के लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया। अब बंदूक चाहे किसी के भी हाथ में हो, लेकिन ट्रिगर तो कहीं ना कहीं इन्हीं के हाथ में था ना। लेकिन इन्होंने लूट मार मचाने के चक्कर में किसी को रोका नहीं, लोगों को बेरहमी से मरने दिया और अकेले इंडिया से इतना पैसा लूट लिया कि आज की डेट में उसे कैलकुलेट करे तो 45 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा बन जाते हैं। यानी चाइना की आज की जीडीपी से 2 गुना से भी ज्यादा पैसा इन्होंने अकेले भारत से लूटा है और उसका एक मेजर चंक इस फैमिली के तिजोरी में गया है। तो अब इससे हुआ क्या कि जिन भी कंट्रीज को इन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था, अपना गुलाम बनाकर रखा था, उनकी नजरों में ये लुटेरे बन गए, चोर बन गए, मास मर्डरर्स बन गए। यानी एक तरह से उन सभी कंट्रीज में इस फैमिली की जो इमेज थी वो कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुकी थी। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे समय बदलता गया और जितनी भी कंट्रीज इन्होंने कॉलोनाइज कर रखी थी वो एक एक करके इंडिपेंडेंट होने लग गई। जैसे कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, आगे 1960s और 70s में कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज भी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई थी। अब इससे हुआ ये कि ये बात इस फैमिली को भी समझ में आ गई थी कि अगर इन्होंने इन कंट्रीज को और ज्यादा ऑप्रेस करने की कोशिश करी तो ये इन्हीं पे भारी पड़ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस फैमिली की लूट मार की वजह से इन कंट्रीज में इनकी इमेज भी कंप्लीटली निगेटिव बन चुकी थी। अब इसीलिए इस सब को छुपाने के लिए ये फैमिली एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी लेकर आती है। एक तो इन्हें अपनी निगेटिव इमेज को क्लीन करना था और ऊपर से उन कंट्रीज को आगे भी रूल करते रहना था। इसलिए 1948 में ये लोग लंदन डिक्लेरेशन अनाउंस कर देते हैं। अब ये लंदन डिक्लेरेशन क्या है? तो देखो, इसके अंदर ब्रिटिश रॉयल फैमिली ये कहती है कि चलो आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से हम यानी जिन कंट्रीज को इन्होंने कॉलोनाइज किया था वो और ब्रिटिश रॉयल फैमिली हम एक परिवार की तरह रहेंगे और उस परिवार का नाम होगा कॉमनवेल्थ। आज की डेट में इसी कॉमनवेल्थ के अंदर 56 कंट्रीज आती है और जैसे कि मैंने बताया था कि इनमें से 15 कंट्रीज को ये रॉयल फैमिली कॉन्स्टिट्यूशनली और 41 कंट्रीज को सिंबॉलिकली रूल करती है। देखा जाए तो ये जो कॉमनवेल्थ है वो रॉयल फैमिली को आज भी रिलेवेंट रखता है और यही वो कॉमनवेल्थ है जिसके अंडर 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया गया था। बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो कंट्रीज है जिन पर इस फैमिली ने किसी दौर में इतने ज्यादा अत्याचार किए, वहां पर लूटपाट मचाई, वो क्यों आज भी इस कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनकर बैठे हैं? और खास करके ये जो 15 कंट्रीज है जो कॉन्स्टिट्यूशनली रॉयल फैमिली को अपना हेड ऑफ स्टेट यानी देश का सर्वोच्च नागरिक मानती है, वो क्यों अब भी इस फैमिली को डिनाई नहीं करती? ऐसी क्या मजबूरी है इनकी? तो देखो, बात ऐसी है कि आज कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री अगर क्राउन से पॉलिटिकल फ्रीडम लेना चाहे तो वो ले सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता है वो क्यों नहीं लेते? क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम आसान होता है लेकिन इकोनॉमिकल फ्रीडम वो आसान नहीं है। अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है ये आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ये बारबाडोस नाम की आइलैंड कंट्री है जो कैरेबियन सी में लोकेटेड है। 2021 तक इनका जो प्रेसिडेंट था वो क्राउन यानी रॉयल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन 2021 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब से हमारा जो हेड ऑफ स्टेट यानी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे ही देश का रहेगा और उन्होंने ये ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया। इवन इस कंट्री के सेरेमनी में खुद प्रिंस चार्ल्स भी गए और उन्होंने हंसते हंसते उनके इस डिसीजन को सपोर्ट भी किया। लेकिन अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर देखो कि एक कंट्री जो आज तक रॉयल फैमिली को अपना हेड ऑफ स्टेट मानती थी वो अचानक से आकर बोल दे कि आज से इस फैमिली का और हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्ट नहीं है और उनके इस डिसीजन को खुद रॉयल फैमिली के क्राउन प्रिंस खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। सच में आपको लगता है कि ये फैमिली इतनी आसानी से इस कंट्री का डिसीजन एक्सेप्ट कर लेगी? वेल, तो हुआ क्या कि जो बारबाडोस है उनकी मैक्सिमम इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है और 2021 वो साल था जब दुनिया भर में कोविड फैला हुआ था और इसीलिए जो कंट्रीज टूरिज्म पर डिपेंडेंट थी उनकी इकोनॉमीज गिरने लग गई।
एंड बारबाडोस वाज वन ऑफ देम। 2021 में जब बारबाडोस ने क्राउन को एज अ हेड ऑफ स्टेट रिजेक्ट किया, उसके 1-2 साल में ही उन्हें आईएमएफ की तरफ से $350 मिलियन का लोन लेना पड़ा। और ये जो आईएमएफ है वो यूएस और यूके इन दो कंट्रीज से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है। और आईएमएफ जब भी लोन देता है तो वो भले ही फाइनेंशियल एड के नाम पर देता है, लेकिन आज की डेट में ये बात सब लोग समझते हैं कि एटलीस्ट जियोपॉलिटिक्स में इतना दानवीर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सच में किसी कंट्री को सेल्फलेस होकर फाइनेंशियल सपोर्ट करे। उसके पीछे 100% उनका कोई ना कोई हिडन एजेंडा होता है। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया था, तो उसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि आईएमएफ जब भी किसी को लोन देता है तो वो आगे वाली कंट्री को अपनी कठपुतली बना लेता है। और जब बारबाडोस ने आईएमएफ से $350 मिलियन का लोन लिया तो उसके तुरंत बाद वहां पर एक पैटर्न देखने मिला। आईएमएफ ने बारबाडोस को लोन तो दे दिया, लेकिन साथ ही कुछ कंडीशंस रख दी, जैसे कि आपके यहाँ पर टैक्स बढ़ाओ, गवर्नमेंट जॉब्स फ्रीज कर दो, सब्सिडीज हटा दो। और इस सबसे हुआ ये कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई और वेलफेयर स्कीम्स भी कट डाउन हो गई, जिससे कि लोगों को कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। यानी ये कंट्री पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी थी वो अभी भी यूके बेस्ड बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट थी। और ये सेम सिचुएशन आज भी उन कई छोटी मोटी कंट्रीज की है जो कॉमनवेल्थ की मेंबर्स है और कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रिटिश रॉयल फैमिली को अपना हेड ऑफ स्टेट मानती है। इवन ऑस्ट्रेलिया, जिनकी इकोनॉमी मोर देन $1.8 ट्रिलियन है, वो भी आज तक इस फैमिली को उनकी हेड ऑफ स्टेट पोजीशन से हटा नहीं पाई है। 1999 में ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम भी पास कर दिया गया था कि अब ऑस्ट्रेलिया में क्राउन को हटाकर खुद का इलेक्टेड प्रेसिडेंट बिठा देंगे, लेकिन उन्हीं की 55% पॉपुलेशन ने ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि यूके के साथ उनके काफी तगड़े ट्रेड और डिफेंस टाइज थे और ऑस्ट्रेलिया के यूएस के साथ जो अच्छे रिलेशंस थे वो भी इनडायरेक्टली क्राउन के नेटवर्क से ही कनेक्टेड थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जनता को डर था कि अगर रॉयल फैमिली को हटा देंगे तो शायद हो सकता है कि उन्हें उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, क्योंकि एज आई सेड कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो आसान होता है, लेकिन इकोनॉमिकल फ्रीडम वो आसान नहीं। कॉमनवेल्थ में ये जो 56 कंट्रीज हैं, उनमें से कई सारी कंट्रीज ऐसी है जिनकी इकोनॉमीज मोस्टली टूरिज्म पर बेस्ड है और उनके यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो ज्यादातर यूके और यूएस से आते हैं। इसीलिए अगर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ इनके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि इन कंट्रीज को उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इवन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि ये जो कॉमनवेल्थ की 56 कंट्रीज है, उनमें से कई सारी कंट्रीज को बहुत ही स्मार्टली एक वोटिंग ब्लॉक की तरह यूज किया जाता है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि आखिर ये मामला क्या है। 2003 यूएस और यूके ने क्लेम किया था कि इराक के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स, केमिकल वेपन्स, ऐसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। I take the fact that he develops weapons of mass destruction. यानी ऐसे वेपन्स है जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब यूएस और यूके के क्लेम को जब इंटरनेशनल बॉडीज ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इराक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है और बाद में ये प्रूव भी हो गया कि यूएस और यूके के इराक को लेकर जो एलिगेशंस है वो फॉल्स है। लेकिन पता है, बावजूद इस सब के यूएस और यूके ने इराक पर वॉर लॉन्च कर दिया। The security of the world requires disarming Saddam Hussein now. अब देखो, इन्वेस्टिगेशन में इनके एलिगेशंस फॉल्स होने के बावजूद भी अगर सिर्फ ये 2 कंट्रीज ही इराक पर अटैक करती तो इन पे बहुत ज्यादा ग्लोबल प्रेशर आ सकता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज को इनके फेवर में खड़ा होने के लिए कहा। और पता है, इन कंट्रीज में से कई सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ की मेंबर्स थी। ऑस्ट्रेलिया ने तो डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट देकर इराक में अपने ट्रूप्स भेज दिए थे। कनाडा और कई सारी कैरेबियन कंट्रीज जो कि कॉमनवेल्थ की मेंबर्स है, उन्होंने भी यूएस और यूके को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था। और इससे हुआ ये कि इस वॉर को, जो कि काइंड ऑफ एक इन्वेजन ही था, उसे इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल गई, क्योंकि ये वॉर अब सिर्फ यूएस यूके के लिए नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया था। यानी इस वॉर में यूएस यूके गलत थे, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉमनवेल्थ ब्लॉक के सपोर्ट ने उन्हें लेजिटिमाइज करवा दिया। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे आपको और भी कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इस कॉमनवेल्थ को अगर एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो क्या कहीं ना कहीं ये ऐसा ही नहीं है कि रॉयल फैमिली ने कॉलोनाइजेशन इस वर्ड को रिप्लेस करके उसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ये नाम देकर एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन एस्टैब्लिश कर दिया है। क्योंकि जैसे कि मैंने इस चैप्टर के शुरू में ही कहा था कि इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंडर ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली आज भी 41 कंट्रीज को सिंबॉलिकली और 15 कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशनली रूल करती है। आज भले इनके पास कोई लॉ मेकिंग पावर नहीं है और ना ही कोई पॉलिटिकल पावर है, लेकिन बावजूद इसके ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ अपनी एंसेस्ट्री के बेसिस पर आज भी रिलेवेंट है।